हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट एंड क्लास 12th में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बात की थी कल की, है ना, एक शॉर्ट ट्रिक। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो निकालना बहुत आसान है, ठीक है, 3:1 याद भी रह सकता है। डाई हाइब्रिड का भी याद रह सकता है, ठीक है, 9:3:3:1 है ना। लेकिन जब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बात आती है और अगर हमको उसको कैलकुलेट करना है, और अगर टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस की बात आती है तो हमको उसको कैलकुलेट करना है, तो ये एक बहुत ही बड़ा चार्ट बनेगा और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला जो टॉपिक है वो हो जाएगा, है ना। तो हमको कुछ ऐसा कि ऐसी ट्रिक आनी चाहिए जिससे कि हम फिनोटाइपिक रेशो इजीली निकाल सकें, ठीक है। मेनली जो रेशो होता है वो फिनोटाइपिक रेशो ही इंपॉर्टेंट होता है ना, कि कितना % कैरेक्टर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो एक बहुत ही आसान तरीका देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो कितना होता है? 3:1, करेक्ट। अगर हम 3:1 में 3:1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो आ जाता है, ठीक है। कैसे? 1, 3। यही होता है, ठीक है। एक्चुअली ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन एक बार जब मैंने करके देखा तो ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने उसको कैलकुलेट करके देखा एंड इट वाज करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इसमें 3:1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो आएगा। कैसे? 1, 3, 3, 9, ये तो इतना आएगा। एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 3, 27, ठीक है। एंड द अमेजिंग थिंग, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब अगर आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट यही रेशो मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें 3:1 को अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का रेशो आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमको अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकालना है तो सिंपल 3:1 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक मेंडल का। हमने 2 लॉ तो समझ लिए थे, एक था मेंडल का 3rd लॉ, ठीक है। शायद उसके बारे में बात नहीं की थी, दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने ये बोला था कि अगर क्रोमोसोम्स में, मतलब अलग अलग क्रोमोसोम में कोई जीन प्रेजेंट है, सो दे आर इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट विथ ईच अदर, बट इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम सो दे आर नॉट एबल टू असॉर्ट विथ ईच अदर। तो इसको बोलते हैं मेंडल का 3rd लॉ, दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये, जो 2 लॉ थे मेंडल के, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने बात की थी, उसमें था लॉ ऑफ डोमिनेंस, करेक्ट। लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझ सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझ सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर ये वाली कंडीशन है हेटेरोजाइगस, ठीक है, मीन्स कैपिटल T एंड स्मॉल t, only one allele can show its effect, other one gets suppressed, ठीक है। So this allele will known as dominant and this is known as law of dominance, correct। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। So सेग्रीगेशन में क्या है, कैपिटल T स्मॉल t से सेपरेट होगा गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। इसी को ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मीन्स one allele of a gene gets segregate with another allele of same gene। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझा जा सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लिख लेते हैं एक बार। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू
this law if genes are नहीं, if नहीं आएगा क्योंकि if तो उसने मेंडल ने ऐड ही नहीं किया था, ठीक है। डिफरेंट एलील्स, टू और मोर देन टू, ठीक है, टू डिफरेंट एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इंडिपेंडेंट टू assort with each other, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ gametes जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जीन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं गैमीट्स में, वो इसी लॉ की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की, ठीक है, हियर कैपिटल T इज इंडिपेंडेंट टू गो विथ कैपिटल R एज वेल एज स्मॉल r, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल T है तो वो कैपिटल R के साथ ही जाएगा। मतलब अगर हम इसका, ये एक F1 जनरेशन है, अगर गैमीट फॉर्मेशन होता है तो कैपिटल T कैन गो विथ कैपिटल R, कैपिटल T कैन ऑल्सो गो विथ स्मॉल r, करेक्ट। स्मॉल t कैन गो विथ कैपिटल R एज वेल एज स्मॉल t कैन ऑल्सो गो विथ स्मॉल r, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना है ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बात समझ में आ गई। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि दो अलग अलग जो डिफरेंट जीन्स के एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से अलग होने के लिए या एक दूसरे के साथ जाने के लिए, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मेंडल्स ने जो लॉ दिए, जब तक इस बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी तब तक तो ये करेक्ट था, लेकिन जब भी किसी चीज़ को पढ़ा जाता है तो उसमें फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमियां निकल के आती हैं, है ना। इसको कमी नहीं बोलेंगे, एक्चुअली मेंडल ने अपने लेवल पे जो रिसर्च की दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना, जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन उसके बाद जब इसमें जेनेटिक्स में फर्दर स्टडी की गई तो ऐसी चीज़ें भी देखी गई जो मेंडल के लॉ से डेविएट कर रही थी। मतलब कि मेंडल ने फर्स्ट लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन उसके लिए देखो क्या किया गया, जब उसको इसी चीज को दूसरे प्लांट में, मतलब उसने पी प्लांट लिया और उसने ये सारे लॉज दिए, लेकिन जब इसी रिसर्च को किसी दूसरे प्लांट में करके देखा गया कि क्या उसके अंदर भी सेम चीज होती है, तो वहां पे इससे डेविएशन हुआ, ठीक है। एक प्लांट था दैट इज मिराबिलस जलापा उसको बोलते हैं, ठीक है, 4 o'clock प्लांट बोल सकते हैं, 4 o'clock प्लांट। उसमें एक रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट था, एक वाइट कलर का फ्लावर वाला प्लांट था, ठीक है। रेड कलर का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन था दैट वाज कैपिटल R, वाइट कलर को हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। जब F1 जनरेशन मतलब गैमीट फॉर्मेशन, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका कलर आया पिंक, ठीक है। पिंक कलर आया मतलब कि ना ये डोमिनेंट है ना ये डोमिनेंट है, बात समझ में आई।
ये भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, इसको क्या बोला गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझ में आई? लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो डेविएशन था उसको बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पे ना ही ये इसको डोमिनेट कर पा रहा है, ना ही ये इसको डोमिनेट कर पा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये था मेंडल के फर्स्ट लॉ का डेविएशन। जब F1 जनरेशन में अगेन इसको मतलब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो क्या देखा गया? सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो दो टाइप के गैमीट बने। वन रेशो 2:1, ठीक है। इसका जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो जो था वो सेम था। मेंडल ने जो फर्स्ट लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब कराया गया तो वहां पे फिनोटिपिक रेशो क्या रहा था? 3:1, करेक्ट। उस रेशो को यहाँ पे डेविएशन मिला, मतलब वो रेशो यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये तो रेड कलर शो कर रहा था, ठीक है, ये दोनों पिंक कलर शो कर रहे थे और ये व्हाइट कलर शो कर रहा था। बात समझ में आ गई? तो 1 रेड, 2 पिंक एंड 1 व्हाइट। क्लियर? सो रेशो क्या आया? 1:2:1। ये क्या था? फिनोटिपिक रेशो। एज वेल एज जीनोटिपिक रेशो भी सेम है। तो ये था मेंडल के फर्स्ट लॉ का डेविएशन, दैट वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लो। इसी तरीके से एक और जो मेंडल के इसी लॉ को डेविएट कर रहा था, ठीक है, दैट वाज, उसको बोला गया कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस में क्या था कि एक रेड कलर मतलब एक ब्राउन कलर की कैटल थी, मतलब गाय, ठीक है, एंड एक वाइट कलर की कैटल थी। ओके, सो इसका भी कैपिटल आर, स्मॉल आर, मतलब अगर हम लिखेंगे देखेंगे तो वही सेम जैसा बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या था वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले गैमीट्स बने कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 जनरेशन बनी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो था F1 जनरेशन 100% जो थे ये एक्चुअली वाइट कलर की कैटल के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि कोई एक नया कलर जनरेट हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, एक नया कलर जनरेट हो रहा था। ठीक है, दैट वाज रेड और वाइट के मिक्सचर से क्या बना, पिंक। ठीक है, यहाँ पे तो वहां पे दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस नहीं था। यहाँ पे क्या था, दोनों ही डोमिनेंट है, मतलब दोनों अपना अपना इंडिविजुअल इफेक्ट शो कर रहे हैं, एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपना अपना इंडिपेंडेंट कलर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 100% जो थे, मतलब वाइट कलर की कैटल के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। बात समझ में आ गई? तो इसका भी जब हम रेशो निकालेंगे तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो जो है वो सेम आएगा, दैट इज 1:2:1। ठीक है, यही जीनोटिपिक रेशो होगा एंड यही फिनोटिपिक रेशो होगा, दैट इज कोडोमिनेंस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज जब हमने मेंडल्स के लॉ के बारे में स्टडी की तो हमने देखा कि हर एक जीन के लिए 2 एलील्स होते हैं, है ना, एक
डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स सामने आए जिनमें एक से ज़्यादा एलील्स थे, ठीक है। जैसे हम ब्लड ग्रुप की बात करें, मल्टीपल एलील, जिसको उस कॉन्सेप्ट को बोला गया मल्टीपल एलील, ठीक है। मल्टीपल एलील में क्या है, जनरली हमने क्या देखा, हाइट के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा टाइप के एलील्स प्रेजेंट थे, ठीक है। मीन्स ए, इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, ठीक है। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ठीक है। तो 2 होने चाहिए थे, लेकिन एक और कॉम्बिनेशन आया, दैट वाज ओ। तो इसके 2 से ज्यादा एलील थे, ठीक है। एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा ओ। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, मल्टीपल एलील। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए एक से ज़्यादा एलील होते हैं, और जब वो प्रेजेंट होते हैं तो वो इक्वली अपना इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट तो 2 ही होंगे, ये तो श्योर है। किसी भी क्रोमोसोम के लिए, मतलब कोई भी जीन अगर 2 से ज़्यादा बार प्रेजेंट होती है तो वो क्रोमोसोमल एबेरेशन में आ जाता है, मतलब वो डिजीज कंडीशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट तो 2 ही होंगे, लेकिन ब्लड ग्रुप में क्या होता है, अगर कैपिटल ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी के साथ ए वाला एलील प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। दोनों इंडिपेंडेंटली अपना इफेक्ट, मतलब एक्चुअली एक दूसरे को डोमिनेंस बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, जब ए और बी दोनों अपना अपना इफेक्ट शो करें, ठीक है। बी है तो ब्लड ग्रुप बी है, ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये तो था मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और चीज है, लीथल जीन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। जो थर्ड लॉ का डेविएशन था, दैट इज लिंक्ड जीन, ठीक है। लिंक्ड जीन क्या होते हैं, जीन्स विच आर present on same chromosome and they are not able to segregate ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, हमने जब सेल डिवीजन पढ़ा था, ठीक है, सेल डिवीजन में हमने ये चीज़ देखी थी कि मियोसिस के टाइम पे, याद होगा आप लोगों को, मियोसिस फर्स्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे, होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोफेज स्टेज में एक दूसरे के साथ 5 स्टेज थी प्रोफेज की, है ना, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, करेक्ट। वहाँ पे हमने बात की थी कि जाइगोटीन एंड पैकाइटिन स्टेज में, उसके बाद पैकाइटिन के बाद कियाज़मेटा का फॉर्मेशन होता है, और कियाज़मेटा ये शो करता है कि जीन्स का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो कुछ जीन्स ऐसी होती हैं, मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम है, सपोज ये क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट है, इसके बीच में अगर थोड़ा सा भी स्पेस है इन जीन्स के बीच में, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम इस, मतलब ये वाली जो जीन्स है वो इस क्रोमोसोम से हट के इस क्रोमोसोम पे आ सकती है, ठीक है। यही वाली प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर जिसको बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर मीन्स ड्यूरिंग मियोसिस वन जीन कैन स्विच ऑन टू द अनदर क्रोमोसोम, मतलब सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही जाएगी लेकिन जा सकती है। बट कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो इस तरीके से लिंक्ड होती हैं जो कि किसी भी कंडीशन में सेपरेट नहीं हो सकती, ठीक है। मीन्स उनके बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता है, मतलब अगर ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ इस तरीके से प्रेजेंट है कि ये सेपरेट नहीं हो सकती हैं,
तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों जीन एक दूसरे के साथ ही जाएंगी, करेक्ट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ जो है वो यहाँ पे डेविएट हो गया। तो लिंक्ड जीन्स मीन्स इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड दे आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट विथ ईच अदर, सो दे विल गो ऑन टू द सेम गैमेट, ठीक है। मीन्स अगर ये वाली सिचुएशन हो, जैसे कि एक कैपिटल T एंड कैपिटल R, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम है, इसमें स्मॉल t एंड स्मॉल r, ठीक है। अब अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा, अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा इस सिचुएशन में, तो क्या ये कैपिटल T कैपिटल R से सेग्रीगेट होगा? अरे ये मत सोचो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि these two genes are present on same chromosome, ठीक है। तो ये दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ ही जाएंगी, बात समझ में आई। मीन्स अगर गैमीट फॉर्मेशन होगा तो कैसा होगा, कैपिटल T कैपिटल R, दूसरा वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज स्मॉल t स्मॉल r, बात समझ में आ गई। तो ये तो था डेविएशन, जो मेंडल का थर्ड लॉ था दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, सो दे आर इंडिपेंडेंट टू असॉर्ट। इफ वी टॉक अबाउट, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है H, ठीक है, इस वाले क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है स्मॉल h, ठीक है, मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3, दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 1, ठीक है। अब अगर ये जो है ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, दैट इज पॉसिबल, करेक्ट, क्योंकि ये वाली जो जीन है वो अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बात समझ में आ गई। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ कहाँ तक पॉसिबल है, जब तक जीन्स जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लीथल जीन कॉन्सेप्ट। लीथल जीन क्या होती है? देखो, कुछ एक ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक्चुअली डोमिनेंट होते हैं, लेकिन अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो तो वो किसी इंडिविजुअल की फर्टिलिटी रेट को अफेक्ट करते हैं। मतलब वो कितना वो अगर ऐसी कंडीशन है, जैसे सपोज एक जीन है Y, ठीक है, एक माइस के अंदर ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, Y वाली जीन, ठीक है, लेकिन येलो कलर के लिए कब रिस्पॉन्सिबल है, जब वो इस सिचुएशन में प्रेजेंट है, कैपिटल Y एंड स्मॉल y, ठीक है। इस कंडीशन में जो माइस का कलर है वो कैसा आ रहा है, येलो, लेकिन